मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं, जो लहरें हैं, वो दिन में ठंडी आती है और रात को गर्म हवाएं उत्पन्न होती हैं। और किस प्रकार से थल से गर्म हवाएं समुद्र की ओर और किस प्रकार से समुद्र से ठंडी हवाएं जमीन की ओर आती है दिन में, और रात को इसका उल्टा क्रम होता है। तो इसको तो अपन कहते हैं समुद्र समीर, ठीक है। और रात में जो थल से हवाएं उत्पन्न होती हैं उनको अपन कहते हैं थल समीर। बात समझ में आ गई? ये अपन ने पढ़ लिया था, कल अपन ने पढ़ा था कि रात में और दिन में किस प्रकार से समुद्र से जमीन की ओर और जमीन से समुद्र की ओर किस प्रकार से लहरें हवाएं जो हैं वो चलती हैं। और हमेशा गर्म हवा गर्म होकर कहाँ उठती है? ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर की ओर उठने पर उसकी जो जगह है वो खाली हो जाती है, तो वहां कौन सी हवा आ जाती है? ठंडी हवा आ जाती है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो इसके आगे वाला बिंदु है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हम गर्माहट अनुभव करते हैं। अभी धूप में खड़े हुए होंगे ना, तो आपको गर्मी लगी होगी, ठीक है। आपको ऐसे लगा होगा कि पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचते हैं? सूर्य कितनी दूर है? और ये जो हमें जो गर्माहट महसूस हो रही है ये सूर्य से ही तो आ रही है, तो हमारे तक कैसे पहुंची है? हमने दो विधियां पढ़ी हैं, चालन विधि पढ़ी है और एक संवहन विधि पढ़ी थी ना। चालन विधि में तो ठोसों में होता है, जब अणु जो है, कण जो है वो अपने स्थान से नहीं हिलते, ठीक है ना, बैठे बैठे ही और ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहते हैं। संवहन विधि में कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, जैसे ही उसने ऊष्मा ली वो वहां से चला जाएगा, उसके स्थान पर ठंडा कण आ जाता है। ये अपन ने पढ़ा था चालन और संवहन में। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचती है वो आप क्या बता सकते हैं? चालन विधि से पहुंची या संवहन विधि से? क्यों? क्योंकि चालन और संवहन दोनों ही के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। बिना माध्यम के ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। अब आप दोनों में देख लीजिए, चालन और संवहन दोनों में, कि दोनों में अगर अणु नहीं होते, अगर कण नहीं होते, तो क्या ऊष्मा नीचे से ऊपर चली जाती? क्या नहीं चली जाती ना? मैंने लड्डू का उदाहरण दिया था ना आपको, लड्डुओं का वितरण करना है, याद है क्या आपको? तो क्या बच्चे नहीं हो तो लड्डू पीछे तक पहुंच जाएंगे? क्या नहीं पहुंचेंगे ना? तो लड्डुओं के वितरण के लिए बच्चों की आवश्यकता है, वो चाहे कोई भी विधि हो, चालन विधि हो या संवहन विधि। हॉल में बैठे बैठे लड्डू पीछे तक कैसे पहुंचे? बच्चों के माध्यम से ही पहुंचे, ठीक है ना। और एक एक बच्चे तक लड्डू हमने पहुंचाया, तो जैसे ही बच्चा आगे आया हमने उसको लड्डू दिया, वो वहां से चला गया, तो लड्डू का जो वितरण हुआ, लड्डू का जो फैलाव हुआ, वो लड्डू उनके घर तक पहुंचे। तो किसके माध्यम से पहुंचे? बच्चों के माध्यम से। तो इसमें चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के, बिना कणों के ऊष्मा का चालन नहीं होता, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। जबकि तीसरी जो विधि है वो होती है विकिरण विधि। तीसरी कौन सी विधि है? विकिरण विधि, जिससे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो विकिरण विधि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है और रास्ते में निर्वात होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, कोई कण नहीं होता, वायु भी नहीं होती। निर्वात में वायु भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसको अपन कहते हैं निर्वात, ठीक है ना। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाले जो ऊष्मा है, वो निर्वात में से होते हुए आती है। और निर्वात इतनी ऐसी जगह है जहां पर कोई भी कण नहीं है। तो जो विकिरण के द्वारा हमारे पास में जो ऊष्मा पहुंचती है, वो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको कणों की आवश्यकता नहीं है, वो खुद चलकर हमारे तक
पहुंच जाती है। ठीक है, यह चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। मैंने बता दिया चालन और संवहन द्वारा क्यों नहीं पहुंच सकती, क्योंकि चालन और संवहन दोनों में माध्यम चाहिए, बच्चे चाहिए, कण चाहिए। ठीक है ना, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं है, कोई कण नहीं है, कोई अणु नहीं है, कोई वायु नहीं है, निर्वात है, जिसको अपन कहते हैं निर्वात है। ठीक है, इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। बता दिया ना मैंने, माध्यम जरूरी है। चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, जिसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। मुख्य अंतर है किसमें, चालन, संवहन और विकिरण में। इन दोनों कौन से दोनों, चालन और संवहन। चालन और संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, इसमें संवहन और चालन, इन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता है। याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना, ये माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सूर्य से हम तक जो ऊष्मा एक अन्य विधि द्वारा पहुंचती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, जिसे अपन कहते हैं विकिरण। ठीक है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रहेगा। अब आपको मुख्य चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी हैं, जो हाईलाइट करी है, वही आपको याद रखना है विशेष रूप से। क्या याद रखना है कि चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और सूर्य से हम तक जो पहुंचता है ऊष्मा, वो कौन सी विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक मतलब हीटर नाम सुना है ना, देखा भी होगा, के सामने बैठते हैं, तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। हम जैसे मान लो कोयले जल रहे हैं, कोयले के पास अपन बैठे हैं, तो हमें गर्माहट महसूस होती है ना, गर्मी लगने लग जाती है। भट्टी जल रही है, उसके पास आसपास अपन बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है। गैस जलती है, गर्मियों के दिनों में गैस के पास अपन खड़े रहते हैं तो हमें गर्मी लगती है ना, गर्माहट महसूस होती है। हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। सर्दियों में हीटर के सामने बैठते हैं ना अपन, तब हमें गर्मी का आभास होता है, गर्माहट महसूस होती है, ठंड कम लगती है। तो इन सब में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, ज्वाला से हटाकर रखा गया गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा का विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरण करता है। परिवेश का मतलब होता है बाह्य वायुमंडल, वातावरण। ये भी आपने देखा होगा कि जब किसी गर्म पानी का ग्लास अपन वायुमंडल में रख देते हैं, हमने पानी को गर्म किया, उसको ग्लास में डाला और हमने बाहर रख दिया। सर्दियों के दिनों में आप गर्म पानी करते हो ना, और उसको आप बाहर वायुमंडल में खुला छोड़ दो,
तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, वो पानी ठंडा हो जाता है ना। तो वो पानी ठंडा कैसे हुआ, उसका भी कारण यही है कि गर्म पानी से जो ऊष्मा की विकिरण निकलती है वो कहाँ चली जाती है, परिवेश में। परिवेश का मतलब होता है वायुमंडल में, बाहरी वातावरण में। और बाहरी वातावरण में जाने के कारण वह पानी ठंडा हो जाता है और उसने अपनी ऊष्मा को क्या किया, परिवेश में दे दिया। तो वो परिवेश में जो स्थानांतरित करता है, परिवेश में जो अपनी ऊष्मा को देता है, कौन सी विधि के द्वारा देता है, विकिरण विधि के द्वारा। समझ में आ गया सबके। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा ऊष्मा ग्रहण करता है। बाहरी परिवेश में हमारा शरीर भी ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। कई बार हमारे शरीर बहुत गर्म हो जाता है, हमारा शरीर, ठीक है ना, तो वह बाहरी परिवेश में विकिरण देगा और थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हमें ठंड लगती है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं। तो धूप में खड़े होने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो वायुमंडल है, परिवेश है, गर्म है, तो हम क्या करते हैं, गर्माहट लेते हैं बाहरी वातावरण से, हम उन विकिरणों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से विकिरण विधि द्वारा भी हम ऊष्मा से, शरीर से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। विकिरित करने का मतलब फैलाना, ठीक है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, अब एक पिंड ने तो क्या किया, ऊष्मा का विकिरण कर दिया, ऊष्मा विकिरित कर दी, फैला दी। अब जब फैलाएंगे तो वो बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो हो सकता है वह किसी अन्य पिंड से टकराए, ठीक है ना। अन्य पिंड से जब वो टकराएगी तो क्या होगा कि वह पिंड टकराने वाली जो किरण है उसका कुछ भाग तो अवशोषित कर लेगी। अवशोषण पता है ना, कुछ भाग तो अपने अंदर ऊष्मा का ले लेगी और कुछ भाग को वापस बाहर निकाल देती है। तो जो खुद अपने अंदर जो लेगी उसको तो कहते हैं अवशोषित होना, सोखना, ठीक है। और जो कुछ भाग वापस बाहर दे देगी उसको अपन कहते हैं परावर्तन। बात समझ में आ गई। तो गर्म पिंड द्वारा कुछ विकिरणों का जब बाहर निकलना होता है, जब कुछ ऊष्मा विकिरित करता है, तो विकिरित ऊष्मा अगर किसी अन्य पिंड से टकराती है, तब वो अन्य पिंड, वो दूसरा पिंड क्या करेगा, कुछ ऊष्मा तो अवशोषित कर लेगा, कुछ तो ले लेगा, ठीक है, और कुछ ऊष्मा को वापस भेज देगा बाहर, मतलब परावर्तित कर देता है। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, अन्य पिंड से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग पारगत हो जाता है। पारगत मतलब अपने अंदर से दूसरे ओर भेज देता है, ठीक है ना। तो कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया, कुछ उधर ही वापस भेज दिया और कुछ आगे भेज दिया। समझ में आ गया सबके, क्लियर हो गया ना ये। जैसे मान लो 4 चीजें आई, 4 चीजें में 2 तो खुद रख ली, एक वापस दे दी और एक अगले वाले को दे दी, आगे पास कर दी। क्लियर हो गया ना। तो ऊष्मा का कुछ भाग खुद रखेगा, खुद वापस दे देगा और थोड़ी आगे पहुंचा देगा। तो ये 3 चीजें होती हैं। इसको अपन कहते हैं अवशोषित, परावर्तित और पारगत। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। जो भाग वस्तु अवशोषित करती है उसके कारण उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, कुछ ताप तो उसका बढ़ जाएगा। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्योंकि छाता क्या करता है, छाता कुछ भाग तो अवशोषित करेगा, कुछ परावर्तित कर देगा वापस और कुछ पारगत करेगा, और जो पारगत करेगा वो हमारे तक पहुंचेगा। तो
सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका कुछ भाग ही हम तक पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सूर्य की ऊष्मा जो है उसका कुछ भाग पहुंचने के कारण हमें गर्मी कम लगेगी। बात समझ में आ गई? तो छाते का उपयोग क्या है? छाता एक अन्य कण की भांति, अन्य वस्तु की भांति व्यवहार करता है जो ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ऊष्मा का परावर्तन करेगा और कुछ भाग उसको पारगत करेगा। तो जो पारगत करेगा, क्योंकि छाता छाते के अंदर है, हम तो छाते के नीचे होता है ना, तो छाते के नीचे होने पर वो जो पारगत भाग है वो हमारे तक पहुंचता है, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, इसमें भी मैं 3 चीजों को अंडरलाइन कर दूं, हाईलाइट कर दूं, जिससे आपको तीनों शब्द पता रहे कि तीनों शब्द क्या क्या हैं। एक तो परावर्तन, कुछ किरणों का परावर्तन होगा, और अवशोषण, अवशोषित होगा कुछ भाग, और कुछ पारगत हो जाएगा। आ गया समझ में? तीनों का मतलब पता है ना? ये, तो ये तीनों चीजें आप याद रखोगे। अब अगला हमारा जो बिंदु है वो है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से जो रंग है ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करते हैं, कौन से रंग गर्मियों का जो ऊष्मा का अवशोषण है वो कम करते हैं। तो इसके लिए आप लोग देखते होंगे, आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों के दिनों में अगर आप गहरे रंग के कपड़े पहनकर, काले रंग के कपड़े पहनकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो क्या आपको गर्मी ज्यादा लगती है? एक तो आप हल्के रंग के कपड़े पहन के बाहर निकलो, एक आप बिल्कुल गहरे रंग के कपड़े पहन के बाहर निकलते हो, तो आपको कुछ अंतर लगा क्या? दूसरे व्यक्ति भी, जिसको आप एकदम तेज गर्मी है, तेज सूर्य का प्रकाश है, और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हमारे सामने आ जाता है, तब भी हमें अजीब सा होता है, हमें लगता है कि गर्मी कितनी लग रही होगी, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमें गर्मी कम लगती है, और सर्दियों के दिनों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है कि अपन हल्के रंग के और गहरे रंग के कपड़े जो हैं वो गर्मी और सर्दी में क्यों पहनते हैं? उसका कारण यही है कि हल्के रंग के कपड़े जो हैं वो ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, परावर्तन ज्यादा करते हैं, मतलब आई हुई ऊष्मा को वापस भेज देते हैं। कौन? हल्के रंग के कपड़े। और गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं? गहरा रंग जो है वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं ज्यादा, आई हुई ऊष्मा को वापस नहीं जाने देते, वो अवशोषित कर लेते हैं, ले लेते हैं उसको। बात समझ में आ गई ना? इसलिए हमें सर्दी और गर्मियों में कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इनके एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए, जिसमें एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। हमने 2 डिब्बे लिए, एक पर बाहर हमने काला प्रिंट कर दिया, काला कलर लगा दिया, दूसरे पर अपन ने सफेद कलर लगा दिया। काले और सफेद का मतलब समझ गए? काला गहरा रंग हो गया, सफेद हल्का रंग हो गया। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए, हमने पानी भर दिया। ये भी प्रयोग आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना? तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों को हमने धूप में रख दिया 1 घंटे के लिए। पानी की मात्रा बराबर है, 1 घंटा, दोनों को 1-1 घंटा रखा तो समय भी बराबर है, ठीक है? और हमने केवल कलर अलग अलग किए हैं दोनों पे। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को मापिए। 1 घंटे बाद अपन उनको लाएंगे अंदर और लाकर हम देखेंगे, थर्मामीटर से हम दोनों के ताप ज्ञात करेंगे। तो आप क्या देखते हो कि ताप में अंतर आएगा क्या? दोनों जल समान गर्म होंगे या एक ज्यादा गर्म होगा, एक कम गर्म होगा? अंतर आएगा ना ताप में। वो अंतर किस कारण आया?
डब्बों पर हमने जो कलर किया है उसके कारण। अब आप ये बताइए कि कौन से डिब्बे में पानी ज़्यादा गर्म होगा और कौन से डिब्बे में पानी कम गर्म होगा। तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, जो गहरे रंग हैं वो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करते हैं ना, और हल्के रंग है जो ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। तो इस तरह से जो जिस पे अपन ने काला कलर लगाया था उसका पानी ज़्यादा गर्म होगा और जिस पे अपन ने सफ़ेद रंग लगाया था उसका पानी कम गर्म होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स वाला खोल के देखना, इसके क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आपको जब होमवर्क दिया जाएगा तब ये क्वेश्चन आंसर आप उस नोट्स वाले में से देखकर अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसको आप ये देखो, पानी ये काला किया था हमने, सफ़ेद किया था, और ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये कम गर्म होगा। ठीक है, तो चैप्टर ये देखो कंप्लीट हो गया चैप्टर यहाँ पे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो नोट्स वाला जो है वो खोल के देखना आप, उसमें या असाइनमेंट में कहीं भी आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन आंसर आप करोगे। बात समझ में आ गई सबके? सभी बच्चे इसके प्रश्नोत्तर करेंगे नोटबुक में जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तब। तो तीसरा, चौथा, पांचवा 3 चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं। इन तीनों चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। सबके समझ में आ गई बात? और आपको इसी में नोट्स में या असाइनमेंट में दोनों चेक कर लेना आप, दोनों में कहीं भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।